साथियों, मेरा नाम है हरीश कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। तो लागू होने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि कोई भी चीज ऐसे ही लागू नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना भी जरूरी होता है। तो भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया, तो उस शासन में नीतियों को कैसे उन्होंने परिवर्तन किया, यह एक महत्वपूर्ण कारण है। तो उस कारण को हम देखते हैं। तो उस कारण का नाम है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति को हम देखते हैं कि बीडी सावरकर, बीडी सावरकर इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। कौन? बीडी सावरकर इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और उन्होंने यही बुक भी लिखा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बुक। साथ ही साथ कुछ औपनिवेशिक जो इतिहासकार है इसको मात्र एक सैनिक विद्रोह के तौर पे मानते हैं। औपनिवेशिक इतिहासकार, क्योंकि हर इतिहास के लिखने के पीछे कुछ ना कुछ वाद रहता है। जैसे कोई पूंजीवाद देखेगा, कोई मार्क्सवाद देखेगा, कोई वहां की सामाजिक स्थिति देखेगा, तो कोई राजनीतिक देखेगा, तो कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग देखेगा। तो उसी प्रकार दृष्टिकोण ही बताता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर बीडी सावरकर ने इसको कहा और भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना भरा है। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन काल के लोग थे वह इसे एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे और वो तर्क भी देते थे। ऐसे बात नहीं कि ऐसे ही हवा में कोई भी बात बोल देना, वो तर्क भी देते थे, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया है। अब बुद्धिजीवी वर्गों का मतलब वही होता है कि पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग थे उनमें से अधिकांश लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। साथ ही साथ जो साउथ इंडियन के लोग हैं, यहाँ के पूर्ण लोगों ने भाग नहीं लिया। और एक चीज आता है महत्वपूर्ण, जमींदार, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन यह क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि पहली बार जो भारतीय जनमानस में एक व्याप्त डर बैठ गया था कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, वह डर चला गया। क्योंकि कुछ समय तक भारत के जो उत्तर के कुछ राज्य थे वह स्वतंत्रता थे, जैसे कि लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, कुछ समय तक स्वतंत्र थे। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से उसको जीत लिया गया। इसलिए 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक नेशनल मूवमेंट घोल देती है, एक स्वतंत्रता आंदोलन घोल देती है। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो चार्टर एक्ट है वो भारत शासन अधिनियम हो गया। तो 1857 की जो क्रांति देखी, तो क्रांति के बाद जो भारत में शासन, जो निर्देशन मंडल थी, इसको बर्खास्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो विक्टोरिया क्यों द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया। निर्देशन मंडल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर यह खुद स्वयं क्राउन अधीन नियम लाया। क्राउन अधिनियम के मतलब कि ब्रिटिश की अब जो संसद है और ब्रिटिश की संसद से ही भारत का शासन होगा, तो ब्रिटिश के संसद से भारत का शासन होगा, इसलिए भारत शासन अधिनियम बोला गया। भारत शासन अधिनियम, क्योंकि भारत में अब शासन का अधिनियम होगा, यानी ब्रिटिश की सत्ता का अधिनियम होगा, तो भारत शासन अधिनियम का गया। अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट कहां से कहां तक चला। अगर हम देखते हैं तो रेगुलर एक्ट यानी कि 1773 से 1853 तक चला, 1853 तक। और 1853 के बाद में 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के बाद में अब हम देखते हैं 1858, ठीक। अब 57 के बाद अब हमें ये पता चल गया। इसमें एक चीज और देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली की जो नीतियां थी, उन नीतियों के चलते भी एक क्रांति होने की संभावना हुई। ठीक, तो नीतियों को बाद में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। हम अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की चीजें देखते हैं। तो
भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। अब भारत शासन अधिनियम 1858 का एक है क्वीन, विक्टोरिया क्वीन के अधीन क्या आ गई? शासन आ गई। क्या आ गई? शासन। और शासन कौन देखेगी? विक्टोरिया क्वीन। और विक्टोरिया क्वीन कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। साथ ही साथ इसमें एक पद सृजन किया गया जैसे भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की जगह पे क्या कहा गया? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। गवर्नर जनरल की जगह पे कौन क्या कहा गया? भारत का वायसराय। एक और पद सृजन किया भारत सचिव। भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। ठीक, तो भारत सचिव पद भी सृजन किया गया। गवर्नर जनरल की जगह पे क्या करेगा? भारत का वायसराय। तो कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के नाम बदलकर भारत का वायसराय रखा गया? तो 1858 का अधिनियम के तहत रखा गया। फिर जो भारत के सचिव है इसके लिए 15 सदस्यों की एक नियुक्ति की, 15 सदस्यों की एक नियुक्ति की, जिसको भारत परिषद कहा गया। सब कहा गया भारत परिषद। और भारत सचिव की एक और खासियत थी कि अखिल भारतीय परीक्षा, सॉरी ऐसे हो गया, अखिल ये परीक्षा अखिल भारतीय परीक्षा की बात को मानने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन अन्य बातों को मानने के लिए या नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस नियम की यही खासियत है। फिर हम देखते हैं, और साथ ही साथ 1 नवंबर 1858 के यह नियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा, ठीक, यानी कि भारतीय जनता के एक स्वर्णकुल नियम कहा गया इसको। अब हम देखते हैं इसके बाद में 1861 का अधिनियम, 61 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में 2 चीजें हुई। पहला, भारतीय लोगों को ठीक, पीपल को, भारतीय लोगों को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। परिषद में शामिल गवर्नर जनरल की परिषद में, किसकी परिषद में? तो गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इस नियम की एक विशेषता थी। दूसरा विशेषता, प्रांतीय शासन में विधि निर्माण का कार्य किए गए। तो इस अधिनियम की 2 ही विशेषता महत्वपूर्ण होती है। एक, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया गया सहायता के लिए। दूसरा चीज, प्रांतीय शासन में विधि निर्माण के लिए सहयोग दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि अब लोग शामिल हो रहे हैं और केंद्र के साथ ही साथ
क्या हो रहे हैं, राज्यों में भी लोग यानी प्रांतों में भी लोग कार्य कर रहे हैं प्रांत में, तो इससे क्या हो रहा है, शक्ति का विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण हो रहा है, क्योंकि शक्ति अब किसके पास में, यहां पे भी हो रहा है और प्रांतों पे भी हो रहा है, तो यानी कि जो शक्ति है उसको डिफाइन कर रहा है, बांटा जा रहा है, यानी विकेंद्रीकरण हो रहा है इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में कुछ और थे कि अध्यादेश, यानी कि जैसे कि आज के समय में हम राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, उसी प्रकार अध्यादेश शासन करने की थी। साथ ही साथ देखते हैं उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र पंजाब व बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश, अभी मैंने बोला था, ये लागू करने का अधिकार था और 6 महीने तक लागू कर सकता था। और कुछ विशेष स्थिति पे वीटो अधिकार था, जैसे प्रांतीय के लोग क्या बनाए, कुछ नियम बनाए, अगर ये नियम पसंद नहीं आया गवर्नर जनरल को तो वह इसको क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। अगर उसको पसंद आ गया या फिर ब्रिटिश संसद को पसंद नहीं आया तो वह इस नियम को क्या कर सकता था, खारिज कर सकता था। तो यह स्थिति यहाँ पे स्वतः नहीं थी, ये गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद के अधीन थी। और जो सीमांत क्षेत्र है पश्चिम में बंगाल और पंजाब, तो वहां पे एक नया विधान परिषद की निर्माण की बात कही। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो यही चीजें महत्वपूर्ण है और बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो बुक से। अब देखते हैं 1861 का हो गया, 1892। अब उसमें लॉर्ड कैनिंग पहले भारत सचिव बने, ठीक, सॉरी भारत वायसराय बने, ठीक, मैंने बताया था उस अधिनियम में। तो लॉर्ड कैनिंग पहले भारत के वायसराय बने, तो अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। भारत संसद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के माध्यम से 1892 नियम, इस अधिनियम के माध्यम से दो चीजें हुई। पहला केंद्रीय और प्रांतीय केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम की गई, कम से कम 10 से, और एक सीमा निश्चित की गई। जैसे कोई भी आज भी हम करते हैं कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करके भेजते हैं, तो ये केंद्रीय मनोनीत में क्या किया गया, 10 से 16 के बीच में ही होना चाहिए, एक फिक्स कर दिया गया। इनमें से जो 10 सदस्य हैं वो गैर सरकारी होने चाहिए, गैर सरकारी, यानी सरकार के नहीं, जो बाहरी लोग हैं वो गैर सरकारी। और इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव की शुरुआत हुई। तो कौन से अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, तो 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत। और एक चीज है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जो 10, ठीक, इनको एक शक्तियां की गई कि बजट और आर्थिक, ठीक, नीति, बजट और आर्थिक नीतियों पर क्या करने की अनुमति थी, बात करने की अनुमति थी, प्रश्न पूछने की अनुमति थी, और लेकिन इनको वोट डालने की अधिकार नहीं था इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम की खासियत थी कि निर्वाचन सिस्टम आराम हुआ, सॉरी, निर्वाचन इलेक्शन आराम हुआ। और एक गैर जो सरकारी थी, गैर सरकारी कार्य,
जिसमें जिला बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड और वाणिज्य मंडल आदि निर्वाचित किए जाते थे गैर सरकारी द्वारा। तो इस अधिनियम के यही खासियत थे कि केंद्रीय जो परिषद थी और प्रांतीय परिषद थी, इसको बांटा गया और इसमें क्या किया गया कि इनकी संख्या 10 से 16 निर्धारित की गई, लेकिन 10 सदस्य क्या होना चाहिए, गैर सरकारी होना चाहिए। गैर सरकारी को क्या अधिकार था, बजट और आर्थिक नीतियों पर बहस करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट यानी वीटो नहीं डाल सकते, तो वोट नहीं डाल सकते थे ये। फिर क्या था, एक निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ पहली बार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव हुआ, ठीक। और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड और वाणिज्य मंडल का चुनाव हुआ करता था। अब हम देखते हैं भारत शासन 1909 का अधिनियम। भारत शासन 1909 का अधिनियम 1909 का अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1892 के अधिनियम में को सुधार करने के लिए होता है। सुधार के लिए यह अधिनियम लागू हुआ था। 1892 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके सुधार के रूप में 1919 का अधिनियम लाया गया। 1919 का अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। एक चीज है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम किसके नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब मार्ले कौन है और मिंटो कौन है? ये दो उस समय के व्यक्ति हैं, ठीक, अधिकारी हैं। अब देखते हैं हम अब हम देखते हैं। तो मार्ले क्या थे? ब्रिटेन के भारत के राज्य सचिव थे मार्ले, और मिंटो थे लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो उन्हीं के नामों पे यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो कौन से अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 का 1909 का अधिनियम। और पूछा जाएगा कि 1892 के सुधार के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया। इसी के सुधार के तौर पे हम इस अधिनियम को देखते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। भारत के, ठीक, गवर्नर जनरल को वायसराय कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1858 के। कौन से? 1858 के। गवर्नर जनरल के नाम की जगह में क्या गया था? वायसराय नाम। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के पहली क्या थे? वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। तो हम इन चीजों को देखते हैं। अब इसके बाद इस अधिनियम की खासियत देखते हैं। इस अधिनियम में दो चीज किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय प्रांतीय परिषद
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के में भारी वृद्धि किए गए। कौन से अधिनियम? 1909 के अधिनियम के तहत के, जिसमें केंद्रीय परिषदों की संख्या मैंने उसमें बताया था कि 10 से 16 के बीच में होना था, तो ये 16 से क्या हो गया? केंद्रीय में 16 से 60 सदस्य कर दिया गया है। कौन से? केंद्रीय में सदस्यों की संख्या 16 से 60 बढ़ा दिए गए। साथ ही साथ आप देखते हैं और विधान परिषद की संख्या क्या थी? अलग अलग थी, अलग अलग थी जगह हिसाब से। प्रांतीय विधान परिषद की इसमें 16 से 60 सदस्य कर दिए गए बढ़ा के। और इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न पूछने का, जैसे पूरा प्रश्न हो गया और बजट पर संकल्पना रखा जाता था इसमें। साथ ही साथ इसमें जो अधिकांश अधिकार थे वह केंद्रीय के हाथों में ही रहा, ना कि प्रांतों को पूर्ण रूप से दिया गया। इसमें एक चीज ये थी कि वर्सराय की, भारत का वर्सराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद में भारतीय लोगों को पहली बार भेजा गया है। यह एक चीज महत्वपूर्ण होता है। भारत के वर्सराय और गवर्नर जनरल पहली बार भारतीय लोगों को भेजा गया है, लोगों को भेजा गया है, यानी शामिल किए गए किसमें? कार्यपालिका परिषद में पहली बार भारतीय लोगों को शामिल किया। कौन से? भारत वर्सराय और गवर्नर जनरल में भारतीय लोगों को पहली बार शामिल किया। अब शामिल हुए लोगों के नाम हम देखते हैं। तो शामिल होने वाले लोगों के नाम में आता है पहला सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यह एक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पूछा जाता है कि कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा कार्यपालिका परिषद के पहले सदस्य कौन थे? भारतीय की बात चल रही है ना, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा कौन से? 1909 अधिनियम। इसमें एक और चीज किया गया जो वोट देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार, इसको पृथक किया गया है, पृथककरण किया गया, पृथककरण किया गया क्योंकि मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। इससे क्या है? सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। जन्म तो कौन से एक्ट के अंतर्गत सांप्रदायिकता का जन्म हुआ? तो 1909 के अधिनियम, क्योंकि इसमें मुसलमानों को एक विशेष क्षेत्र दिया गया, एक विशेष अधिकार, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देंगे और सदस्य बनाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? जो वहां के लोकल निवासी थे, यानी वहां के जो अन्य धर्म के लोग थे, उनमें क्या हो गया है? उनके वोट का या उनके अस्तित्व कोई अधिकार ही नहीं। जैसे मान के चलिए जो उस समय हम देखते थे
उत्तर पश्चिम क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र देखते थे, जैसे बंगाल के क्षेत्र ऊपर वाला क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत थे, तो वहां में जो भी हिंदू रहे होंगे तो उनको उनका वोट का कोई मान नहीं था, क्योंकि बात कह दिया गया था कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा। तो बाकी जो वहां के आम लोग रहे होंगे, हिंदू या अन्य धर्म के लोग, उनको क्या होगा, असंतोष हुआ होगा। और वही आगे चलकर सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, और जो सांप्रदायिकता हम आज भी देखते हैं हमारे यहाँ। और इसके बाद बाकी का नियम हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।